हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने रिलेटिव के साथ और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी चीज़ें मिल सके। ये अपना जो चैनल है अपना जो चैनल है इंजीनियर देव सर NITN की वेक्टर क्लासेस, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। आज की क्विज जनरल साइंस पे बेस है, SCIENC जनरल साइंस पे बेस्ड है दोस्तों। तो इसमें वही अपने रोज की तरह क्वेश्चन होंगे। पहले बायोलॉजी होगी, फिर फिजिक्स होगी, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी। तो आप ये क्रम है दोस्तों। तो अपन बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँ कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर फाइंड आउट करें दोस्तों, कमेंट करें। आपको सबसे पहले मैं इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंजीनियर्स डे की। आज इंजीनियर्स डे अभियंता दिवस है, जिसने भारत की टेक्नोलॉजी में 2 कदम भारत को आगे लेके गए। उस सारे इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे। और जो दोस्त भावी इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं उनको भी हैप्पी इंजीनियर्स डे, है ना। आप हर बच्चा इंजीनियर होता है, हर इंसान इंजीनियर होता है। आप सभी को इसलिए कह रहा हूँ, बहुत जने सोच रहे होंगे कि हम तो इंजीनियर नहीं है। एक छोटा बच्चा जब गाड़ी को तोड़ तोड़ के बनाता है तो वो एक इंजीनियर की तरह कार्य करता है। मतलब इंजीनियर मतलब अभियंता, एक दिमाग में एक कुछ कर गुजरने का कीड़ा हो। और आज तो मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में 2 कदम आगे लेके गए हैं। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को इंजीनियर्स डे की, अभियंता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। चलो अब अपन पहले क्वेश्चन का फिर स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, आमाशय। मैंने इतनी इसलिए बात की ताकि तब तक सब लोग जुड़ सके। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब मास्टर ग्लैंड। ग्रंथि मतलब ग्लैंड, बड़ी मतलब मास्टर या बिग। बिग ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कौन सी है? बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन सी है दोस्तों? लाल ग्रंथि है, थायराइड है, यकृत है या आमाशय? जल्दी से जल्दी दोस्तों इसका आंसर कमेंट में देवें कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यकृत, लीवर। लीवर इसका आंसर होगा। इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, हिंदी में यकृत कहा जाता है। लीवर इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे सी आंसर होगा। जिसने भी सी जवाब दिया है उसका बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन अपना है, मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब मनुष्य जो चाहता है अपनी विशेष, उसका कंट्रोल किसके माध्यम से करता है? मतलब कुछ चाहिए तो किसी चीज का कंट्रोल करना, अपनी ऐच्छिक गतिविधियों मतलब विश की कार्यों को मनुष्य किससे कंट्रोल करता है? सेरिब्रम से करता है, थायराइड से करता है, सेरिबेलम या नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। ये सारे इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं मैं। इंग्लिश वर्ड ही हिंदी में लिखे हुए हैं। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँ इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, सेरिब्रम। ए ऑप्शन होगा। अब मैं कुछ थोड़ा सेरिब्रम के बारे में बताना चाहूँ। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये अपने मस्तिष्क का अपर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एट एंड सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू द 2 हेमिस्फेयर। 2 अर्धगोले के रूप में। हिंदी मीडियम वाले भी देखो देखो 2 लाइन ऐसे ही बोल दी, है ना। ये अर्धगोला है ना, हेमिस्फेयर इसके रूप में होता है। फिर इनकी कपलिंग हो जाती है, मतलब ये एड जुड़ जाते हैं, लेकिन ये डिवाइडेड इनटू द 2 हेमिस्फेयर के रूप में होते हैं। फिर इनका संयोजन से सेरिब्रम बनता है दोस्तों। इससे अपन ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कंट्रोल में कर सकते हैं। ये एक अपने ब्रेन का पार्ट है। अब देखो अगला प्रश्न आपके बीच में कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैसे, बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों कंट्रोल कैसे होता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? कंट्रोल कैसे होता है? ह्यूमन बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी किससे कंट्रोल होता है? स्पाइनल कार्ड से, सेरिबेलम से, हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से?
ये सभी इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, हिंदी में लिखे हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। स्पाइनल कार्ड होगा, सेरिबेलम होगा, हाइपोथैलेमस होगा या पिट्यूटरी होगा। शरीर का तापक्रम मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कहाँ पे नियंत्रित होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला है। जैसे रूम का थर्मोस्टेट की सहायता से रूम का टेम्परेचर अपन मेंटेन करते हैं, वैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर होता कितना है, जिसको पता है वो तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकता है। बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट एक पैमाना है टेम्परेचर मापने का। 98.6 फ़ारेनहाइट, इसकी एक ऐसे कहते हैं कि 97 से लेकर 99 तक ये सामान्य रेंज है, नॉर्मल रेंज है, और इसके बीच में होना चाहिए। तो 98.6 इसी के बीच में आता है दोस्तों। 97 और 99 के बीच में होगा तो नॉर्मल है, मतलब चलेगा, वो नॉर्मल है। एग्जैक्ट देखना चाहे तो 98.6 है। बहुत किताबों में 97 से 98 9 के बीच में लिखा है दोस्तों। तो 97 से लेकर 99 के बीच में, और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री आता है। तो दोस्तों अपने शरीर का टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। तो अपन चलते हैं, और भी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको और भी जानकारियां मिले, ताकि मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपके 50 to 60 क्वेश्चन हो। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मतलब अपनी जो लार निकलती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करें, निम्न में से कौन सा एंजाइम, इंग्लिश वर्ड है एंजाइम, लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन, कौन सी पाया जाता है? तो जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट के माध्यम से आंसर दे कि क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बता दूं सी इज द करेक्ट आंसर, टाइलिन होगा दोस्तों। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया है उसका सही जवाब है दोस्तों। अपन बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर, कि पांचवा क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? इंग्लिश में बताना चाहूं तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल, कोशिका मतलब सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करती है? सेल, कोशिका एनर्जी प्रोड्यूस किसकी सहायता से या किसके यूज से करती है? अमीनो एसिड की सहायता से, ग्लूकोज की सहायता से, वसा अम्ल की सहायता से, सुक्रोज की सहायता से। ऊर्जा उत्पादन के लिए मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोशिका मतलब सेल प्राय मतलब नॉर्मली किसका उपयोग करती है, यानी किसका यूज करती है? अमीनो एसिड्स का, यानी अमीनो अम्ल को एसिड कहा जाता है। अम्ल को हिंदी में अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो अम्ल मतलब अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वसा एसिड या वसा अम्ल और सुक्रोज। दोस्तों जल्दी से जल्दी ऑप्शन क्लिक करें दोस्तों, कौन सा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूं कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा दोस्तों, ग्लूकोज सही आंसर होगा। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राय कोशिका सेल करती रहती है। तो बी ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया उसका सही जवाब है। अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाद्य पदार्थों में क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों अपना है कि खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन है? ग्लूकोज है, स्टार्च या स्टोर्च है की बात है, सुक्रोज या प्रोटीन? जल्दी से जल्दी कमेंट करें दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुक्रोज, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। जिसने भी सी ऑप्शन आंसर दिया उसका सही जवाब है। अपनी यहाँ पे बायोलॉजी खत्म हो चुकी है, अब अपनी फिजिक्स आ चुकी है दोस्तों। जल्दी से जल्दी दिमाग लगाएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण का मतलब होता है दोस्तों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब और बता दूं कौन सा मिरर जिसमें अपन बाल संवारते रहते हैं, है ना? लड़कियों का ज्यादातर टाइम उसी पे गुजरता है, आजकल मॉडर्न लड़कों का भी टाइम उसी पे गुजरता है। बालों पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत स्टाइलें मारते हैं, सारे दिन उसी दर्पण पे देखते हैं, उसी का प्रश्न है दोस्तों। देखना गलत बात नहीं है, लेकिन पागलों की तरह देखना गलत बात है। ऐसे देखते रहते हैं, उसमें लोग देखेंगे तो पागल समझेंगे आपको। तो मैं कह रहा हूँ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इतनी बातें इसलिए की ताकि तब तक आप आंसर फाइंड आउट कर सको। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदा होता है। सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज, यानी इमेज कैसा बनता है दोस्तों? इमेज कैसा बनता है? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर होता कौन सा है जिसका अपन यूज हमेशा यूज लेते हैं? ऐसा प्लेन मिरर होता है दोस्तों। तो बताइए प्लेन मिरर में कैसा बनता है? आभासी। आभासी का मतलब है काल्पनिक, वर्चुअल।
उल्टा मतलब सीधा और उल्टा दो होते हैं। उल्टा तो आप जानते ही हो, वास्तविक मतलब रियल बनता है और आभासी मतलब इमेजिनरी बनता है दोस्तों, इमेजिनरी। सीधा आप जानते ही हो, सीधा आभासी मतलब इमेजिनरी होता है, वास्तविक मतलब रियल होता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, समतल दर्पण यानी मिरर, प्लेन मिरर द्वारा प्रतिबिंब मतलब इमेज हमेशा कैसा बनता है? जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर देवें, कैसा बनेगा? तो इसमें आंसर होगा सीधा, इसमें आंसर होगा दोस्तों सीधा और आभासी। सीधा और आभासी, सी ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों। जिसने भी उत्तर दिया वो सही है। मतलब जो अंदर होता है वो आभासी बनता है, मतलब अपन वो वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। ऐसे थोड़ी अपन वो बाल संवार रहे हैं, सीधे खड़े हैं कांच में और कांच में सिर नीचे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा बनता है। तो इसलिए प्लेन मिरर में हमेशा ये जो होता है ये सीधा बनता है, लेकिन काल्पनिक बनता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। अब देखो, दर्पण की जो विड्थ होती है उसको कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दर्पण का? मतलब दर्पण मतलब मिरर, चौड़ाई विड्थ को क्या कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, द्वारक, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी आंसर दे। छोटा सा प्रश्न है, ये एलडीसी में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। इसमें आंसर होगा द्वारक दोस्तों, तो ये याद रखना, सीधा द्वारक इसका आंसर होगा। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, इसमें मैं बहुत टाइम दूंगा आपको। सोलर कुकर, सोलर कुकर होता है ना, सूर्य के ताप से कुक करने का एक कुकर आता है सोलर कुकर, जैसे गैस का कुकर होता है, सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ। अवतल, अवतल मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन, ये अवतल मतलब कॉन्वेक्स होता है दोस्तों। उत्तल मतलब कौन, कौन केव होता है, कौन केव होता है। अवतल मतलब कौन केव होता है, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स होता है, समतल मतलब प्लेन होता है। जल्दी से जल्दी आंसर दे दोस्तों कि अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर होगा, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर होगा, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर बतावे कि अवतल होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, समतल होगा। जल्दी से जल्दी आंसर बतावे। सोलर कुकर में प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं आंसर अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उस मिरर के बाद में, उस मिरर के बाद में वो मिरर क्या करता है कि एक जगह अपना जो किरणें आती है उसको एक जगह, एक फोकस पे फोकसित करता है, फोकस्ड करता है, एक चीज पे केंद्रित करता है। जो सूर्य के प्रकाश को एक चीज पे केंद्रित करता है, जिससे कि वो अपना जो काम चाहिए सोलर कुकर का वो यूज करता है। इसकी जगह ये एक जगह सेंट्राइज्ड करने से, एक जगह केंद्रित करने से ये हीट को बढ़ाता है और अपना कुकर काम में होता है। इसकी जगह यदि उत्तल दर्पण करें तो वो फोकस ही नहीं करेगा, फैला देगा, जिससे कि अपना जो उसका फंक्शनिंग होगी नहीं सोलर कुकर की। तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जिसने भी ए ऑप्शन आंसर दिया है उसका सही जवाब है दोस्तों। अपन बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरा मतलब डायमंड, डायमंड, डायमंड का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? म्यू का मान कितना होता है? म्यू 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2.42 इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने भी डी ऑप्शन आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। अभी क्वेश्चन आ गए केमिस्ट्री के दोस्तों, केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री या यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी हो सकते हैं। दूध में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में, दूध में नहीं, सॉरी, दही में। दही मतलब दही तो जानते ही हो ना आप, सुबह सुबह रोज दही खाते हो, है ना। दही में किस प्रकार का अम्ल मतलब एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है दही में? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा एसिड पाया जाता है दही में? चार ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूं दही में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों। देखो लिखा है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अम्ल मतलब एसिड होता है, अम्ल मतलब एसिड होता है, तो इंग्लिश में लिखे हैं, अम्ल की जगह एसिड मान लेना, लैक्टिक अम्ल,
साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य मतलब अदर कोई और होता है इन तीन के अलावा, या इन तीन में से होता है तो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल इसका आंसर होगा। लैक्टिक एसिड इसका आंसर होगा, क्योंकि दही में लैक्टी बेसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। तो ये ए ऑप्शन होगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर, जो धातु से, और दिखा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया दोस्तों, हाँ तो इसको नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे वाला क्वेश्चन आपको ना दिख सके। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उत्पन्न ऐसे होता है, उत्पन्न है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। उत्पन्न करता है यानी प्रोड्यूस करता है। इंग्लिश में बोलना चाहूं तो कौन सा अ, किसी अम्ल में, एसिड में कौन है जो धातु से मतलब मेटल से रिएक्शन करके गैस प्रोड्यूस करता है, गैस बनाता है। दोस्तों जल्दी से जल्दी बनाइए कि एसिड के अंदर एक चीज, एटम हमेशा रहता है, कौन सा एटम रहता है इनमें से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया में से कौन रहता है जो धातु से मतलब मेटल से रिएक्शन करके दोस्तों गैस उत्पन्न करता है, मतलब गैस को प्रोड्यूस करता है? जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके बीच में मैं बड़े कर देता हूं दोस्तों। ऑप्शन कौन होगा बताइए? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया? कौन है जो अम्ल में मेटल से या धातु से अभिक्रिया करके मतलब रिएक्शन करके गैस का निर्माण करता है, गैस बनाता है? गैस स्टेट होती है ना, गैस वो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। हाइड्रोजन जो ये फंक्शनिंग करता है, मतलब अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु जो गैस प्रोड्यूस करता है धातु से क्रिया करके। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेफिनेशन पे बेस्ड है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस के गोल को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस मतलब ब्लू लिटमस होता है ना, ब्लू, उसको रेड कर देते हैं दोस्तों, रेड। जल्दी से जल्दी बताइए, वो अम्ल मतलब एसिड होते हैं क्या? एसिड होते हैं क्या? एसिड, एसिड होते हैं। लवण मतलब ये NaCl वाला लवण होता है, जो साल्ट, सॉल्ट होता है, या एसिड होता है, या भस्म राख होती है, या क्षारक, क्षार मतलब बेस होते हैं, बेस, बेस। दोस्तों जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, अम्ल होते हैं या एसिड? अम्ल या एसिड दोनों एक ही बात है, लवण या सोल्ट एक ही बात है, भस्म मतलब राख जैसी, क्षारक या क्षार जिसको बेस कहा जाता है, तो ये बेस होते हैं दोस्तों। एसिड होता है या फिर सोल्ट होता है? जल्दी से जल्दी ऑप्शन बताइए, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, रेड कर देते हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होगा अम्ल। मैंने ट्रिक बताता हूँ बच्चों को कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ले 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 कर देता है। देखो लाल लाल में ले बहुत है ना, ले तो अम्ल, ले है ना अम्ल में, क्षार में तो रे नहीं है, तो ले कर देता है, लाल, ले 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 लाल, ले है तो अम्ल बना देता है दोस्तों, है ना। ये हिंदी मीडियम के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई। अगला बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पीएच की वैल्यू 14 होता है वो, पीएच की वैल्यू 0 या पीएच की वैल्यू 3? जल्दी से जल्दी दोस्तों ऑप्शन करें कि प्रबल अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है जिसकी पीएच स्केल की वैल्यूज दी रखी है, पीएच की वैल्यू 7, 14, 0 और 3। पीएच की वैल्यू कितनी होने पे अम्लीय और क्षारीयता की पहचान होती है? तो यहाँ पे कौन आंसर होगा? प्रबल अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, पीएच स्केल की वैल्यू जब 0 होगा तो प्रबल अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा दोस्तों। देखो ये स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक होते हैं, 7 पे 7 के इधर जाते हैं तो ये अपने बेस को दिखाती है, बेस को दिखाती है, और ये एसिड को दिखाती है। जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं तो स्ट्रॉन्गनेस बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्ग बढ़ता जाता है एसिड का, इधर इधर जाते हैं तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग होता रहता है। यहाँ पे वीक बेस होता है और यहाँ पे वीक एसिड होता है दोस्तों। तो 0 इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अब एक और चीज बताऊं दोस्तों आपको, देखो बहुत जानकारियां देनी है तभी तो आपका और क्वेश्चन होगा।
20 क्वेश्चनों के अलावा भी 50 क्वेश्चन का टारगेट रहता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच स्केल होता है, तो बताओ पीएच है क्या? फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच की फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है तो अपने मन में लग देवे, या कमेंट कर सकता है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इस 20 क्वेश्चनों को कमेंट कर रहे हो वही बड़ी बात है आपके लिए, तो आप मन में सोच सकते हो, फिर सुन लेना। पीएच की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितना पोटेंशियल है, क्षमता है वहां पे, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, चूना मतलब लाइम है ना, शुष्क मतलब सूखा, बुझा हुआ मतलब आप समझ सकते हो, ये बुझे हुए, ये सब तो वो है ना, बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये जनरल यूज, जिंदगी में यूज आने वाले हैं, तो इसका बताने की क्या जरूरत है। शुष्क बुझा हुआ चूना है ना, जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके, क्लोरीन गैस से क्रिया करके मतलब रिएक्शन करके कौन सा पदार्थ बनाता है, बताइए। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है, हाइपोक्लोरिक अम्ल बनाता है, या जल बनाता है, मतलब H2O बनाता है। हाइपोक्लोरिक अम्ल बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, या जल बनाता है। जल्दी से जल्दी बताइए। देखो ये कैल्शियम क्लोराइड इंग्लिश में, ये विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। हाइपोक्लोरिक अम्ल इंग्लिश में जल को वाटर कहते हैं, वाटर H2O। ये विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये हाइपोक्लोराइड है, HCl हाइपोक्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। ये इंग्लिश वर्ड है, विरंजक चूर्ण हिंदी वर्ड था, तो मैंने बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। बताइए शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पे नाम होगा विरंजक चूर्ण, आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम बताऊं तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है दोस्तों। रासायनिक नाम या केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ होता है? विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका पानी, पेयजल को शुद्ध करने के लिए इसका यूज होता है दोस्तों। अन्य जानकारियां दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुने। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वस्त्र व कपड़े उद्योग में, वस्त्र, कपड़े, वस्त्र को ही कहते हैं, वस्त्र और कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। और ये अपनी जो केमिस्ट्री लैब है उसमें भी अभिकर्मक के रूप में यूज करा जाता है ना, जो बहुत अभिक्रियाएं मतलब रिएक्शन कराने के लिए, अभिकर्मक मतलब रिएक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अपच में उपयोग किसका किया जाता है? अपच का उपयोग करने के लिए, उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? नीचे 4 औषधियां दी हुई है, उनमें से एक औषधि हो अपच। अपच मतलब जिसके डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, इनडाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, उसका उपचार किससे किया जाता है? एंटासिड से किया जाता है, एंटीबायोटिक से किया जाता है, एनाल्जेसिक से किया जाता है, या एंटीसेप्टिक से किया जाता है। कौन सी औषधि मतलब कौन सी दवाई है दोस्तों? इनमें से ये नीचे जो दी रखी है टैबलेट्स, औषधियां, उनमें से किसका उपयोग अपच के लिए मतलब अपना डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जाता है? एंटीसिड का, एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, या एंटीसेप्टिक का? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों एंटेसिड। इसको बायोलॉजी का पर्सन भी मान सकते हैं और केमिस्ट्री का, जिसका आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा एंटेसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। या डाइजेशन के लिए, जिसको गैस बनती है उसके लिए, या बेचैनी अनुभव होती है, प्रेशर महसूस होता है, बहुत दबाव, ऐसे लगता है कि बहुत प्रेशर है दिमाग पे, तो एंटेसिड टैबलेट से आपका ठीक हो जाएगा। अगला दोस्तों, ऑक्सीकरण नहीं है, निम्न में से ऑक्सीकरण कौन नहीं है दोस्तों? ऑक्सीडेशन नहीं है, दहन में, दहन मतलब जलना, अवक्षेपण में, भोजन को पचाने में मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, या शोषण मतलब सांस लेने में। अवक्षेपण को कहते हैं दोस्तों प्रीसिपिटेशन, है ना। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, दहन में, अवक्षेपण में, भोजन को पचाने में, संक्षेपण में। तो या इंग्लिश वर्ड लिखना चाहूं तो दहन में जिसे जलाने को कहते हैं दोस्तों। अवक्षेपण की बात करें तो यहाँ पे अपना ये बता दूं मैं, ये प्रीसिपिटेशन जो अवक्षेपण के रूप में काम में लिया जाता है, या भोजन को पचाने में, या शोषण में। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर बताइए।
ये हिंदी वर्ड बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड था, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखी है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल इन, नीचे देख के बताना है। तो यहाँ पे जिसमें रिडक्शन होता है, तो दोस्तों इसमें आंसर होगा अवक्षेपण। ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए था, तो रिडक्शन होगा। दो प्रकार की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसको रिडक्शन कहते हैं। और जिसमें दोनों ही चीजें घटित होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। अपोपचय, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन होता है, एक उपोपचय होता है, रेडॉक्स रिएक्शन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब फिर फिजिक्स आ रही है दोस्तों, 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक कौन सा है दोस्तों? प्रतिरोधकता का मात्रक जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोधकता को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर, ओम पर मीटर, मीटर, नन ऑफ दिस। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। देखो इसमें तो जोर ही नहीं आना चाहिए, प्रतिरोधकता का मात्रक ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा दोस्तों ओम मीटर। कैसे आया? देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ रो आता है, जो इसको प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये इधर लावे तो रो की वैल्यू होगी दोस्तों आर ए बाई एल। एल, आर का रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ओम मीटर इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो ओम मीटर इसका सही आंसर होगा। अब दो प्रश्न है, ये आप फिजिक्स का भी मान सकते हो और बायोलॉजी का भी मान सकते हो। निकट दृष्टि, दोनों सब लिंक है आपस में। बायोलॉजी की ऑप्टिक्स से है, और फिजिक्स जो आपकी बायोलॉजी है उसमें आंख नामक चैप्टर से है, रोग व निदान में। निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, जिसके व्यक्ति के दोष है, जिसके डिसऑर्डर है आई में, विजन डिसऑर्डर, निकट दृष्टि दोष मतलब नियर साइटेड की बात कर रहा हूँ। कौन चश्मा लगा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। इसको इंग्लिश लेंस को तो इंग्लिश में लेंस कहते हैं, ये लिखना चाहूं तो उत्तल को दोस्तों, उत्तल को कॉनवेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स। दूसरा है कॉनकेव, अवतल को कॉनकेव कहते हैं। द्विफोकल मतलब बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। थर्ड सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। जो सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं ना, किसी किसी के चश्मे में सिलेंड्रिकल नंबर आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है? चश्मे में कौन सा लेंस होता है? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों प्रयोग किया जाता है कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का। अपन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके माइनस का नंबर होता है, फोकस दूरी माइनस में होती है, शक्ति जिसमें पावर माइनस में होती है, जो माइनस माइनस में नंबर होते हैं जिसके चश्मे में, उसमें अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष, जैसे ये आंख है अपनी, ये लेंस है, ये आंख में हमेशा ये उत्तल लेंस लगा होता है दोस्तों। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस पहले से लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब ये पहले निकट पड़ जाती है दोस्तों, यहाँ निकट पड़ जाती है। और ये यहाँ पे पीत बिंदु यहाँ पे है अपना येलो पॉइंट, जहाँ पे रेटिना पे पड़ना था, तो ये पहले ही पड़ गई, तो चीजें धुंधली दिखाई देगी, दिखाई नहीं देगी। तो अपन यहाँ पे चश्मे के रूप में यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिससे वो क्या फैलाता है किरणों को, तो ये थोड़ी दूर करके यहाँ पे फोकस कर देता है, फैला के आगे कर देता है। तो अपना आंसर होगा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल, तो इसमें अवतल लेंस का। द्विफोकल और इनका बाईफोकल और सिलेंड्रिकल का इसमें यूज नहीं किया जाता। बाईफोकल का तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, जिसको न तो दूर का दिखता है न पास का। और बेलनाकार के लिए अलग चीज के लिए, वो एंगल में को फिक्स करने के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को इसमें बता दूं कि जैसे ये आंख है, ये अपना लेंस लगाया तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, जबकि पड़ना यहाँ पे चाहिए था। तो अपन यहाँ पे ये एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिससे कि ये यहाँ पे पटक देता है, पहले कन्वर्ज कर देता है ना। तो उत्तल लेंस को जो कन्वर्ज कर देता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस होता है, इसको अपसारी लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग जो डाइवर्स करता है दोस्तों। ये होता है अपना उत्तल लेंस ऐसा, और ये होता है दोस्तों अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है ना। वो सिलेंड्रिकल लेंस और बाईफोकल ऐसे होते हैं। देखो आपने देखे होंगे अपने किसी के बूढ़े व्यक्ति के या किसी के लगा हो चश्मा होता है, इसमें देखो नीचे तो उत्तल लेंस लगा होता है, मतलब कॉन्वेक्स लगा होता है, ऊपर कॉनकेव। तो ये दोस्तों इसमें बाईफोकल होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो वो होता है। चलो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8:15 बजे आप मिलेंगे, और आपका टॉपिक होगा दोस्तों राजस्थान जीके का प्रमुख त्योहार। आप त्योहारों के बारे में पढ़ के आइएगा, कल आपका त्योहारों के बारे में होगा, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, बहुत सारे त्योहार
त्योहारों का देश है, तो बहुत सारे त्योहार होंगे, लेकिन अपन बात करते हैं त्योहार में। देखो ऐसा नहीं कि होली दीपावली भारत में मनाया जाता है, जो राजस्थान में मनाया जाता है वो भारत का भी हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करें ये चैनल। थैंक यू सो मच।